प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं वामपंथी आंदोलन लेके उपस्थित हूँ। वामपंथी आंदोलन कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, इसके बारे में हम बातें करेंगे। ये वामपंथी आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात असहयोग आंदोलन के बाद जब भारत की राजनीति कई डायमेंशन में बढ़ जाती है, कई दिशाओं में बढ़ जाती है। एक दिशा तो शुरू हो जाता है कांग्रेस के विभाजन का, क्योंकि कांग्रेस में दरारें पड़ जाती हैं महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद और स्वराज्यों का जन्म हो जाता है। यहाँ पे चेंजर आ जाते हैं, नो चेंजर आ जाते हैं। कांग्रेस में दो दल बढ़ जाता है, एक परिवर्तनवादी है जो चाहता है कि समय के अनुसार परिवर्तन हो, और एक है जो अपरिवर्तनवादी है जो चाहता है कि समय के साथ परिवर्तन न हो। तो ये कांग्रेस का विभाजन है, स्वराज पार्टी आ जाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी थे सब गांधी जी के पीछे लग चुके थे कि अब हमें स्वराज मिल जाएगा, अब हमें आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का एक थीम बना लिया था, उद्देश्य बना लिया था, 1 बरस में स्वराज की स्थापना करना, स्वराज लाना। वो हुआ नहीं, जिसके कारण अब गांधीवादी नीति से युवाओं का मोह भंग हो चुका था। युवा चाहते थे कि तत्काल हमें न्याय मिले, तत्काल हमें जजमेंट मिले, और इसी कारण अब फिर बम, पिस्टल और बंदूक का सहारा युवाओं ने ले लिया। दूसरी तरफ देखे जाए तो एक डायमेंशन और बढ़ जाता है, और वो है वामपंथी आंदोलन। क्योंकि वामपंथी आंदोलन इसलिए लाया गया ताकि यहाँ पे स्वराज की स्थापना हो सके और रूस जैसी सरकार यहाँ पे स्थापित किया जा सके, रसिया जैसी सरकार यहाँ पे स्थापित किया जा सके। ये 2 चीज़ें यहाँ पे अपनाई गई, और इसी कारण देखा जाए तो वामपंथी आंदोलन की जो शुरुआत है 1920 और 30 के दशक में प्रबल रूप से चलता रहा। यहाँ पर देखा जाए तो वामपंथी का मतलब क्या होता है। वामपंथी शब्द कहाँ से जन्म लेता है। जब फ्रांसीसी की क्रांति चल रही थी तो उसी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 2 दल बढ़ गए, एक दक्षिणापंथी कहलाए, एक वामपंथी कहलाए। एक को लेफ्ट कहा गया, एक को राइट कहा गया। तो राइट का मतलब है कि जो सीधे सीधे दाहिने बैठे, यानी कि दाहिना हाथ किसको कहा जाता है, जो सपोर्टर होता है, जो साथ देता है। बायां हाथ किसे कहा जाता है, जो विरोध में रहता है, यानी कि जो वामपंथी थे वो फ्रांस में सरकार के विरोधी थे, और जो दक्षिणापंथी थे वो सरकार के सपोर्टर थे। वहीं से वामपंथियों का जन्म हो जाता है, और ये वामपंथी आगे चल के जब 18वीं शताब्दी के अंत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, और उसी औद्योगिक क्रांति के दौरान 2 वर्ग आ जाते हैं। एक को पूंजीपति वर्ग कहा जाता है और एक को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, जिसे मजदूर वर्ग भी कहते हैं। जो पूंजीपति वर्ग था वह पूंजीपति वर्ग अपनी पूंजी लगाया, औद्योगिक कंपनियों को लगाया, और जो सर्वहारा वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उसने काम किया। काम करके पूंजीपतियों ने मुनाफा कमाया, और उन मजदूरों के बदौलत ही पूंजीपतियों को काफ़ी लाभ मिला, और एक तरह से पूंजीपति धनवान होता गया, और मजदूर ही बना रहा, जैसे आज भी कंडीशन बरकरार है। और ऐसे सिचुएशन में ही देखा जाए तो एक जर्मनी में विद्वान का जन्म होता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, और वो कार्ल मार्क्स का पिता उसे वकील बनाना चाहता था, लेकिन वो बन गया दार्शनिक बन गया, वह एक सामाजिक चिंतन बन गया, आर्थिक चिंतक बन गया, और इसी कारण देखा जाए जर्मनी छोड़ के उसे फ्रांस आना पड़ा। और फ्रांस आने के पश्चात उसने कई दिन कई रात बिना खाए पिए ही गुजार दिया, और ऐसे दिनों में उसने एक पुस्तक लिखी, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा, और उसके बाद फिर उसने मार्क एंजल्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, और इसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने सर्वहारा वर्ग अर्थात मजदूर वर्गों के हितों की वकालत किया।
मजदूर वर्ग के हितों के बारे में बात किया और उसी से साम्यवादी आंदोलन की शुरुआत हुआ और इस साम्यवादी विचारधारा पर स्थापित पहला देश बना जहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था लागू किया गया और वो था सोवियत रूस। और सोवियत रूस में ही सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और वहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था लाया गया। बाद में चाइना में आया, वियतनाम में आया, उत्तर कोरिया में आया, क्यूबा में आया। ये बाद में साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश बने। 1920 में जो निष्कासित चल रहे थे कुछ क्रांतिकारी, जिसमें मानवेंद्र नाथ राय, जिनका मूल नाम था गजाधर चट्टोपाध्याय, ये एक तरह से देखा जाए ये रूस में रह रहे थे और उन्होंने ताशकंद में कुछ कम्युनिस्टों के साथ मिलकर 1920 में अक्टूबर 1920 में एक पार्टी की स्थापना किया जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी रूस में ही स्थापित हुआ, ताशकंद में ही स्थापित हुआ। और उसके बाद देखा जाए तो भारत में 1924 में देखा जाए तो भारतीय साम्यवादी दल का गठन कानपुर में हुआ। सत्यमूर्ति भक्त ने इसकी स्थापना किया और इसका उद्देश्य भी यही था कि हमें देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है, स्वराज को स्थापित करना है, सरकार के खिलाफ है यहाँ पर हल्ला बोलना है और एक तरह से ब्रिटिश शासन को समाप्त करते हुए रूस की तरह भारत में स्थापना करना है, भारत में रूस की तरह सरकार स्थापित करना है। आगे देखा जाए तो 1925 में बम्बई में सिंगार बेलू चेटियार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। जाने माने जितने भी वामपंथी थे वो सब देश के अंदर आ चुके थे और उन सब ने बैठक किया और बैठक करने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा भी जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उसका एक लाइन में आंसर है, सिंगार बेलू चेटियार को बनाया गया था। सिंगार बेलू चेटियार को बनाने का कार्य किया गया था। आगे देखा जाए तो इस समय कई पत्र पत्रिकाओं का भी दौर था जो प्री में पूछा जाता है कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएँ इस समय लिखी गई थी। तो इस समय देखा जाए तो बंगाल से नवयुग पत्रिका निकलती थी और इस नवयुग पत्रिका का संपादन मुजफ्फर अहमद के द्वारा किया जाता था। दूसरी तरफ देखें तो बम्बई से एक पत्रिका निकलती थी द सोशलिस्ट और इस द सोशलिस्ट पत्रिका का संपादन श्रीपाद अमृत डागे के द्वारा किया जा रहा था। वहीं पर इनकलाब पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जा रहा था? गुलाम हुसैन के द्वारा किया जा रहा था। गुलाम हुसैन के द्वारा किया जा रहा था। तो ये तीन पत्रिका सबसे महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो सवाल ये है कि इन वामपंथियों के द्वारा एक तरह से जब मूवमेंट छिड़ गया तो सरकार ने इन्हें दमन करने पर विचार करने लगी। सरकार को ऐसा लगा कि इनको कैसे समाप्त किया जा सकता है, किस तरह से अंत किया जा सकता है। और इसी कारण देखा जाए तो 3 षड्यंत्र केस आए। 3 षड्यंत्र केस कौन कौन से थे? कभी कभी मिलान करने के लिए प्री में पूछ दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला षड्यंत्र केस था जिसे पेशावर षड्यंत्र केस कहा जाता है। और इस पेशावर षड्यंत्र केस कब से कब तक चला? 1922 से लेके 1923 तक चला, 1 वर्ष तक चला। ये पेशावर षड्यंत्र क्या था? इस पेशावर षड्यंत्र केस में रूस से 10 कम्युनिस्ट भारत भेजे गए जिन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया था, ट्रेन किया गया था और वो हिंदुस्तान इस उद्देश्य से पहुंचे थे कि हिंदुस्तान में जाके साम्यवादी और मार्क्सवादी गतिविधियों को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत में एंट्री किए तो उन्हें पेशावर के समीप गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात उन पर आरोप मढ़ दिया गया कि ये देशद्रोही
थे और ये देश के अंदर उथल पुथल मचाना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये अपना आवाज़ बुलंद करना चाहते थे। इसी कारण यहाँ पे देखा जाए तो इन्हें बचाने के लिए लाहौर के, पेशावर के मशहूर बैरिस्टर अब्दुल कादर ने पैरवी भी किया। कई बार यह पूछा जाता है कि 10 कम्युनिस्टों को बचाने के लिए किस वकील ने जोरदार पैरवी किया था, किस बैरिस्टर ने जोरदार पैरवी किया था। अब्दुल कादिर ने, लेकिन बचाया नहीं जा सका, उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी को पेशावर षड्यंत्र केस के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा केस है कानपुर षड्यंत्र केस, और कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में होता है। कानपुर में 30 से अधिक साम्यवादी बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि कैसे स्वतंत्रता को प्राप्त किया जाए और कैसे किस देश में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित किया जाए जिस पे धन वितरण समान हो और सबका बराबर हक हो। और ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिन उस्मानी, ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, जिसके तहत वहाँ पे रेड पड़ा और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दिया जाने लगा। बहुत भागने में सफल हो गए, लेकिन उन पर ये आरोप लगा दिया गया कि ये एक षड्यंत्र कर रहे थे ताकि भारत में मौजूद ब्रिटिश शासन को समाप्त कर सके। और इसी कारण इस केस को कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से पुकारा गया। 34 अभियुक्त बनाए गए, जिन अभियुक्तों में देखा जाए तो बाकी तो सब, कहीं कोई विदेश था तो कहीं कुछ था, कोई स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उपस्थित नहीं हुआ। इसमें 4 ही अभियुक्तों को सज़ा मिल पाई और उन्हें 4-4 वर्ष की सज़ा दी गई, जिसमें नलिन, उस्मानी, डांगे और मुजफ्फर अहमद, ये 4 अभियुक्त थे, 4 वामपंथी थे जिन्हें गिरफ्तार करके और 4-4 साल की सज़ा हुई। आगे देखा जाए तो 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस हुआ। अब ये एक मेरठ षड्यंत्र केस वामपंथी आंदोलन को पूर्ण रूप से सफाया करने के लिए 1929 में लाया गया, और इसके तहत जितने भी वामपंथी थे जो फेमस थे इंडिया में, भारत में, उन सब पे कार्रवाई की गई। और इसमें देखा जाए तो स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने इन वामपंथियों को बचाने के लिए मुकदमा लड़ा। जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया कैलाश काटजू ने, के.एन. काटजू ने भी, इन दोनों वकीलों ने जोरदार पैरवी किया, जिसमें कुछ वामपंथियों को बचाया जा सका, लेकिन मुजफ्फर अहमद को नहीं बचाया जा सका। और इसमें देखा जाए तो मुजफ्फर अहमद को सबसे लंबी सज़ा दी गई। कई बार पूछा जाता है कि किस षड्यंत्र केस में मुजफ्फर अहमद को सबसे लंबी सज़ा दी गई थी, तो उसका आंसर जाता है और वो जाता है मुजफ्फर अहमद। काला पानी की सज़ा दी गई। और इस तरह देखा जाए तो इस षड्यंत्र केस ने, मेरठ षड्यंत्र केस ने लगभग इस आंदोलन का खात्मा कर दिया, वामपंथी आंदोलन को दूसरे मोड़ पे पहुंचा दिया। और यही आंदोलन आगे चल के समाजवादी आंदोलन में बदल गया। बिहार समाजवादी आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब समाजवादी आंदोलन शुरू हुआ, बिहार में फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, इन तमाम लोगों ने आंदोलन को जन्म दिया। पंजाब में भी आंदोलन को जन्म दिया गया, और इन सब को मिलाते हुए 1934 में कांग्रेस के अंदर ही एक समाजवादी पार्टी की स्थापना हो गई। बम्बई में स्थापना हुई। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण इत्यादि लोगों ने मिलकर उसकी स्थापना किया। तो ये रहा वामपंथी आंदोलन। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।